आप में से कुछ लोगों को पता होगा और कई सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि मेरे खुद के पास ओला की S1 Pro जनरेशन 1 है, वो भी मिडनाइट ब्लू कलर में, और उसे मैंने लिया था लगभग 3 साल पहले। लेकिन 3 साल के भीतर मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या गाड़ी ने कभी धोखा दिया, कभी जवाब दिया, सर्विस की कैसी चीजें रही। क्योंकि एक बात ये कि ओला का वही किस्सा है जब इनकी गाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, गाड़ी कुछ लोग की रिवर्स में गई थी, किसी की में आग लगी थी, किसी के में हीटिंग इशू भी आया था, यहाँ तक कि लोगों को सर्विस के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। और इवन ये वही मॉडल है जिसके फ्रंट फोक में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, यानी कि टायर का पहिया भी टूटा था। और सबसे बड़ी बात है कि इसी कंपनी का फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट बैच का प्रोडक्ट है, और जब 3 साल के बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है सोचा आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ ही डिस्कस किया जाए। अब देखो, कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2021 से, जब ओला कंपनी अपना लॉन्च इवेंट रखती है और अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर निकालती है। देखो, उस समय इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का बेनिफिट मेरे को ये लगा था कि पहली बात उन्होंने 181 किलोमीटर की रेंज क्लेम करी थी, और यहाँ पे ये भी बोला था कि यहाँ पे आपको कई सारे स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एक चलता फिरता कंप्यूटर जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और यही सोच के मैंने 500 रुपए देके इसको बुक किया था, और जनवरी 2022 में इसकी फाइनली मैंने फुल एंड फाइनल पेमेंट करी थी। लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आते आते मार्च 2022 हो गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने से लग गए थे, क्योंकि पूरा पेमेंट करने के 2.5 से 3 महीने में आ रहा है। क्योंकि आज के समय में तो आपको इसके तकरीबन 4000 स्टोर्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उस जमाने में इसके 0 स्टोर्स थे। आज कम से कम इसके लोग आपको सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर देते, उस जमाने में सर्विस सेंटर थे ही नहीं। गाड़ी के अंदर कोई अगर इशू आए, उसको रिपेयर करना हो तो वहां से वैन आती थी जो अब आपकी गाड़ी को यहाँ पे रिपेयर करती थी। इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉमिस किया गया था बहुत सारे फीचर होंगे, तब इसमें कुछ भी नहीं था। ये मूव OS 1 में चलता था, और उस जमाने में फीचर से ज्यादा बग्स हुआ करते थे। यानी कि कुछ बग्स के बारे में बात करें कि लोगों की गाड़ी रिवर्स गई थी, किसी में कुछ दिक्कत आई थी, कई सारे लोगों की गाड़ी डेड हो गई थी। यहाँ तक कि पॉपुलर बग ये था जहाँ पे बैटरी दिखा रहे 70% और एक झटके में हो गई 0%। ये सारी दिक्कतें थी शुरुआती दिनों में, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने इन सब चीजों को फिक्स किया और धीरे धीरे प्रोडक्ट को भी बेटर बनाया। जो चीजें मैंने देखी, पहली दिक्कत तो मैंने देखी थी कि बैटरी के अंदर परसेंटेज कभी भी सही नहीं बताता और हमेशा गाड़ी को रीस्टार्ट करना पड़ता था। तब जाके यहाँ पे व्हीकल के अंदर आपको करेक्ट रीडिंग देखने को मिलती थी एग्जैक्टली में बैटरी परसेंटेज की। इसके बाद वर्जन 1 के अंदर कोई भी स्मार्ट फीचर नहीं थे, पिन से अनलॉक होता था, कोई मोबाइल फोन की ऐप नहीं थी, कोई गाने नहीं बजते थे, कोई कॉलिंग का फीचर नहीं था। सिर्फ आपको राइड मोड देखने को मिलता था कि नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और इसका हाइपर मोड। और हाइपर मोड की परफॉर्मेंस शुरुआती दिनों से ही बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। तब भी इसकी गाड़ी 100, 105, 110 तक आप आसानी से ले जा सकते थे, और आज भी वो वैसा का वैसा परफॉर्म करता है। तो हालांकि देखा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इको मोड तब पहले जब लो बैटरी होती तब काम करता था, बाद में इको मोड लेकर आए। उसके बाद जब इसके अंदर मूव OS का वर्जन 2 लेकर आए तो वहां पे गाड़ी को यहाँ पे सर्विस वैन आई थी जहां पे इसका व्हीकल कंट्रोल यूनिट यहाँ पे चेंज किया गया था, जिसके बाद इस गाड़ी के अंदर कई सारे फीचर्स आ गए। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पे फीचर्स के अंदर म्यूजिक आ गया, नेविगेशन आ गया, क्रूज कंट्रोल आ गया, इको मोड को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और मोबाइल फोन के फाइनली आ गए। क्योंकि इस गाड़ी की स्पेशलिटी ये थी कि कुछ चाबी के साथ नहीं आता। गाड़ी को एडवांस बनाने के चक्कर में उन्होंने चाबी स्किप करके पिन वाला सिस्टम दिया। और पिन वाले सिस्टम के अपने फायदे नुकसान है, लेकिन पर्सनली 3 साल के अंदर मेरे को ऐसा कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। पिन डालना, मोबाइल फोन से अनलॉक करना वो सही है। हालांकि फ्यूचर अपडेट में ये लोग अपना प्रॉक्सिमिटी अनलॉक भी लाए थे। देखो, अगर आपको अनलॉक करना है तो आपकी जेब के अंदर मोबाइल फोन होना चाहिए, ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए और ऐप ओपन होनी चाहिए। गाड़ी के नजदीक आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाएगा। हालांकि ये फीचर अभी भी इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि गाड़ी को लॉन्च हुए 3 साल हो गए। वन ऑफ द मोस्ट एडमिटेड फीचर था। और हम फीचर मिसिंग के बारे में बात करें तो वॉइस असिस्टेंट वाला फीचर अभी भी थोड़ा सा मिसिंग है। हालांकि उस जमाने से लेके अभी के कंपैरिजन करूं तो प्रोडक्ट, गाड़ी की सर्विस और कई सारी चीजों में कई सारे चेंजेस है। जब मैंने बताया कि मार्च 2022 तक इनके बिल्कुल भी स्टोर्स नहीं थे, सर्विस सेंटर नहीं थे, दिसंबर तक आते आते ये लोग कम से कम अपने स्टोर्स ओपन करने लगे थे। और जहां सर्विस करने के लिए पहले वैन आया करती थी, उसके बाद क्या हुआ कि अपने ही शोरूम के अंदर एक छोटा सा स्पेस बना दिया था जहां पे आप गाड़ी को रिपेयर कर सकते थे। तो ये कुछ अच्छी चीजें उन्होंने करी थी। और फाइनली इस बीच में मेरे को ऐसा कोई बड़ा और मेजर इशू नहीं आया। गाड़ी की परफॉर्मेंस जो रहती वैसी की वैसी रही, बैटरी भी वैसी चल रही थी, और हाँ,
ओएस के अंदर अपडेट आते आते नए नए फीचर्स जब आ रहे थे और एक साल के अंदर वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 जब देखने को मिल रहा था तो चीजें काफी अच्छे तरीके से चल रही थी। जब मोबाइल फोन का ऐप भी अच्छे तरीके से चल रहा था और गाड़ी के अंदर नई चीजें भी आ गई थी और इवन धीरे धीरे इसके अंदर हिल होल्ड, क्रूज कंट्रोल और बाकी सारे फीचर्स भी आने लगे। इवन जो बूट्स रहते, इसकी अलग अलग जो सेटिंग्स थी वो भी अब यहाँ पे धीरे धीरे आने लगी और आपके पास एक हाई एंड यहाँ पर व्हीकल है क्योंकि आप गाने बजा सकते थे, पार्टी मोड कर सकते थे, कॉल्स को अटेंड कर सकते थे। इवन जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके लाइसेंस वगैरह रहता है वो भी गाड़ी के अंदर यहाँ पे स्टोर किए जा सकते थे। तो ये कुछ चीजें मेरे को काफी अच्छी लगी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या रहता है कि एक चीज होती है सर्विस और गाड़ी के प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब देखा जाए तो मेरे को पर्सनली यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं आया था, सिर्फ 2-3 जगह चीजें आई थी वो मैं बताता हूँ। पहली बार मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में तब गई थी जब इसका फ्रंट फोर्क यहाँ पे रिप्लेस करवाना था। और फ्रंट फोर्क वाली चीज ये थी, जब आपको याद होगा कि इस गाड़ी के आगे के टायर कई बार यहाँ पे टूट रहे थे। हालांकि पर्सनली मेरे को 1 साल के यूज के अंदर कोई भी ऐसी फ्रंट फोर्क की दिक्कत नहीं आई थी कि सामने वाला सस्पेंशन यहाँ पे टूट गया और सिंगल सस्पेंशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा था कि जनरेशन 2 और जनरेशन 3 के अंदर इन्होंने डबल सस्पेंशन आगे की तरफ कर दिए, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन भी मेरे हिसाब से सही चल रहा था। और जो फ्रंट फोर्क था जो इन्होंने मेरा चेंज किया था, जिन बाकी जितने भी मॉडल्स थे सबका चेंज किया गया था, इसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला लगाया था। इसके बाद गाड़ी के अंदर एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था कि जो पीछे की जो ग्रैब रेल्स होती है वो बहुत ज्यादा वीक थी और एक बार मेरी वो उखड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने उसको सर्विस और वारंटी के अंदर उन्हें रिप्लेस कर दिया था। उसे करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन हाँ फाइनली वो भी यहाँ पे रिप्लेस हो गई थी। इसके साथ ही बात करें तो कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि 3 साल के अंदर क्या बैटरी के अंदर कोई डिग्रेडेशन, कोई बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आपको बता सकता हूँ कि ऐसा कोई मेजर चीज नहीं थी। शुरुआत में जब गाड़ी आई थी तब भी वो वैसी चलती थी। वर्जन 1 में कुछ दिक्कतें थी, वर्जन 2 में देखा जाए तो एक प्रॉब्लम नहीं थी कि 100% के बाद 90% तक बैटरी लगातार आ जाती है। लेकिन जब वर्जन 3 और वर्जन 4 आए थे मूव ओएस के, उसके बाद गाड़ी के अंदर स्टेबिलिटी आ गई और रेंज इसकी अच्छी देखने को मिली थी। इवन एक बात मैंने नोटिस करी कि हर अपडेट के बाद परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट और रेंज के अंदर भी कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट ये लोग लेकर आ रहे थे। हाल ही में 2024 में ये लोग एक और अपडेट लाए थे और उसके अंदर इन्होंने जो फोर्स रीजन होता है, जब आप थ्रॉटल को आगे की तरफ करते हो, उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। मेरे को लगता है कि इन लोगों ने एथर को देखा हो कि एथर वाले मैजिक ट्विस्ट लेकर आ गए, इसलिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग को इसके अंदर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। हालांकि एथर में 100% पे काम करती है, ओला में ये चीज 90% के बाद काम करती है, लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग को इंप्लीमेंट करके फायदा यहाँ पर ये हुआ कि आपकी गाड़ी के ऊपर ब्रेक आसानी से यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। इसके साथ अगली चीज के बारे में बात करता हूँ, सर्विस की। सर्विस में मेरी गाड़ी 2 से 3 बार गई थी। पहली बार व्हीकल कंट्रोल यूनिट चेंज हुआ था, दूसरी बार देखा जाए तो मूव ओएस 3 का बीटा जब मैं चला रहा था तब यहाँ पे इसका मोटर कंट्रोलर यहाँ पे खराब हो गया था, तब ये चेंज हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे सर्विस सेंटर में तब ले गया था जब इसके अंदर सेंटर स्टैंड और साइड फुट स्टेप लगाना था। सेंटर स्टैंड का नुकसान मेरे को ये लगा कि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत तेजी से यहाँ पर कम हो गया। इसके साथ अगली बार जो पीछे की ग्रैब हैंडल और पीछे का जो बकेट वाला सिस्टम होता है वो यहाँ पे चेंज हुआ था, जो थोड़ा सा बाद में ड्यूरेबल आ गया। लेकिन कंपनी ने इसे फीडबैक लिया और 2023 में जब जनरेशन 2 लाए तो ग्रैब हैंडल वाले सीन को चेंज कर दिया, आगे की तरफ फ्रंट फोर्क ले आए और बीच में जो एक स्पाइन से निकली हुई थी उसे भी यहाँ पे फ्लैट फुटबोर्ड से रिप्लेस कर दिया। तो कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे सही करी थी। इसके साथ ही देखा जाए तो पिछले 3 साल के अंदर इसको कई किलोमीटर चलाया, इसकी बैटरी के अंदर कोई ऐसा मेजर डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। टेक्निकली 180 किलोमीटर की आईडी सीरीज इन्होंने प्रॉमिस करी थी, लेकिन एग्जैक्टली में 120 से 130 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और नॉर्मल मोड में 135 किलोमीटर है। अगर आप 50-60 की स्पीड पे चलाएंगे तो 135 से 140 किलोमीटर अचीव किया जा सकता है, लेकिन इसकी बैटरी 0% तक चली जाएगी। लेकिन अगर आपको इसकी बैटरी को लंबे समय तक चलाना है तो 20 से 30% तक आते ही इसकी बैटरी को चार्ज करते रहिए। कई सारे लोगों को पता नहीं होता कि गाड़ी को कब चार्ज करना है कब नहीं करना। बात है कि 25-30% पे गाड़ी को चार्ज पे लगाइए, ओवरनाइट चार्ज कीजिए। कई बार इसे ओवरनाइट चार्ज किया, बारिश में चार्ज किया है, कोई भी ऐसी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिली मेरे को। इवन चार्जर भी इसका 750 वॉट्स का काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। और चार्जर के बारे में बात कर रहा था, एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि शुरुआत में इन्होंने चार्जर का बिल अलग से किया था और उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि चार्जर की बिलिंग अलग से नहीं कर सकते, इसलिए चार्जर का 8000 रुपीज मेरे को कई एक बार अलग से रिफंड भी आया था। इसके साथ देखा तो हाइपर चार्जर नेटवर्क और फास्ट चार्जिंग को लेकर इनके बहुत बड़े बड़े क्लेम थे 1 साल पहले तक। अभी तक मैंने खुद ने हाइपर चार्जिंग को आज तक यूज नहीं किया। इसके अलावा नेविगेशन के अंदर पहले मैप में इंडिया आता था, फिर बाद में ओला मैप्स लेकर आया।
मैप माई इंडिया में मेरा कभी भी ढंग से चला नहीं था और सर्चिंग फॉर जीपीएस आता था। कई लोगों ने बोला इसका वीसीयू के अंदर चेंज करवा लो, केबल चेंज करवा लो, लेकिन सच बात बताऊं वो मेरे को करवानी नहीं थी। कंपनी की जिम्मेदारी इस चीज को फिक्स करना, वो अभी तक वैसा ही है। और हाँ, आज के समय में मैप माई इंडिया जा चुका है, ओला का मैप्स आ चुका है। उसके अंदर देखा तो नेविगेशन वाली प्रॉब्लम मेरे को इतनी लगती नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम है कि वहाँ पे यूआई मेरा क्रैश हो जाता है ओला मैप्स में। तो हाँ, वो कुछ चीज़ें हैं। और फर्स्ट जनरेशन के होने के कारण मैं इतनी ज़्यादा कंप्लेन करता नहीं, क्योंकि गाड़ी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है मैंने, और कई बार इसकी जो वसूल होते हैं पैसे वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो इतनी ज़्यादा मेरे को लगता नहीं। मेरे को लगता है कि पॉइंट ए से पॉइंट भी अगर गाड़ी सही चल रही है तो कोई क्या दिक्कत है। इवन गाड़ी के अंदर बहुत सारे गिमिकी फीचर्स है, लेकिन शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में आप इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। इसके बाद बात करना चाहूँगा इसकी सर्विस एक्सपीरियंस को लेकर जो रिसेंटली हुआ था। रिसेंटली इसको मैं सर्विस सेंटर पर सिर्फ इसलिए ले गया था क्योंकि यहाँ पे मेरे को ब्रेक पैड चेंज करवाने थे, और उस जमाने में सर्विस सेंटर रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। हालांकि अभी मेरे को पता नहीं इसके सर्विस सेंटर कैसे हैं, क्योंकि गाड़ी को मैं बहुत तरीके से रखता हूँ और उसके बाद कभी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब मैं इसके ब्रेक पैड बदलवाने गया था तो आधे घंटे के अंदर मेरा काम हो गया था। और हाँ, उसके लिए मेरे को यहाँ पे पैसे वगैरह देने पड़े थे क्योंकि वो वारंटी में कवर नहीं होता। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक कभी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी कि सर्विस सेंटर जाओ या करो। बेसिकली गाड़ी की केयर आप कीजिए, साफ रखिए, आराम से उसे चलाइए, आपकी गाड़ी लंबे समय तक चलेगी। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ करेंगे तो कोई भी गाड़ी हो उसकी भी एक लाइफ साइकिल रहती है। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, स्मार्ट फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसके चलाने में, और शो ऑफ वाला जो फैक्टर होता है वो आता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी आपको थोड़ा सा बोर कर जाएंगे। हालांकि गाड़ी का एक मेरे को चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो था इसका बूट स्पेस। ऑलमोस्ट 30 लीटर का बूट स्पेस देते हैं जो काफ़ी अच्छा है। हालांकि फुल फेस हेलमेट आज भी नहीं रख सकते इंडिया किसी भी मॉडल में, लेकिन वो एक चीज़ है। लेकिन देख के ऐसा लगा कि फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा और रिलायबल वाला प्रोडक्ट इन्होंने बनाया था। और देखा जाए तो अभी भी मैं इनके बाकी फीचर्स के बारे में वेट कर रहा हूँ। जब इसका MoveOS 5 आएगा तब इन्होंने कहा कि AI असिस्टेंट ये सब चीज़ें लाएंगे। हालांकि मैं इस मामले में इंटरेस्टेड हूँ कि ये लोग TPMS टायर का प्रेशर कैसे मॉनिटर करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि गाड़ी के अंदर कोई सेंसर नहीं है, लेकिन AI का यूज करके टायर प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे। वो कैसे करते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। इसके अलावा देखा तो अभी भी गाड़ी के जो सारे फीचर है 3 साल के बाद भी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, तो वो देखते हैं कैसे रहता है। और ये भी मेरे को देखना है कि इनके फ्यूचर में जो वर्जन्स आते हैं वो कैसे रहते हैं। देखो, अगर बात करें तो गाड़ी कुछ मामलों में मेरे को काफी सही लगी। देखो, इसका हाइपर मोड आज भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और ये बात फैक्ट है कि इसके हाइपर मोड का जो तोड़ है वो बाकी सारी कंपनीज अभी भी नहीं निकल पाई है। चाहे मैं एथर के वॉप मोड के बारे में बात करूं या सिंपल वन के सोनिक के बारे में बात करूं, ओला का हाइपर मोड अभी भी काफी ज्यादा फास्ट है और बहुत तेजी से एक्सेलरेट होता है। इसके अलावा गाड़ी काफी चलाने में स्टेबल लगती है और लंबे लोगों के हिसाब से ठीक है, जो एथर में मेरे को प्रॉब्लम लग रही थी। इसके बाद देखा जाए तो ओला गाड़ी को यहाँ पे चलाने में ऐसे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं, और लंबे समय तक इसके अंदर जो ग्लिचेस जो ज्यादा दिखाए गए थे वैसे मेरे को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इवन कभी भी मेरे को बैटरी डेड या बैटरी ड्रॉप जैसा इशू नहीं आया। इसके साथ ही ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम लोगों ने बताई थी, तो वैसी प्रॉब्लम मैंने शुरुआती दिनों में हाइपर मोड को यूज किया था, लेकिन वैसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर आप इसे सिटी में चला रहे हो तो हाइपर मोड काइंड ऑफ यूजलेस लगता है। उसे नॉर्मल मोड में भी चलाते रहोगे तब भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हीटिंग का मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक बार हिल होल्ड जो रहता है वो और बेटर हो सकता है, और हिल होल्ड में कई बार लिखा आता है कि हिल होल्ड माइट नॉट बी दैट इफेक्टिव, तो वो कुछ चीजें। इसके अलावा बात की जाए ना तो गाड़ी के अंदर प्लास्टिक का यूज हाँ वाकई में काफी ज्यादा हुआ था, स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन व्हीकल था, और फर्स्ट जनरेशन व्हीकल यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी भी था। तो उसके अंदर देखा जाए तो इन्होंने आगे वाले जनरेशन में कई सारे इंप्रूवमेंट, कई सारी चीजें करी, और फर्स्ट जनरेशन को आप यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पिछले 3 साल में एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस दिया। 100-120 किलोमीटर तक इजिली चले जाता है, लेकिन हम उसे 90-100 किलोमीटर ही चलाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में वो कंपनी का थोड़ा एक्साइटिंग लगता है जब ये अपने जो नए जनरेशन 3 वाले प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। स्पेशली अगर मेरे को अगर S1 को अगर अपग्रेड करना हो फ्यूचर में तो मैं शायद ओला के किसी और प्रोडक्ट पे कर सकता हूँ। खास तौर पे S1 से अगर मेरे को जाना हो तो मैं शायद किसी S2 वाली लाइनअप पे जाना पसंद करूंगा बजाय कि S1 के किसी स्कूटर पे, क्योंकि जिनके अंदर वो 4680 सेल जो लेकर आ रहे हैं वो मैं देखना चाहूंगा कि उसका रेंज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि क्लेम्स तो वहाँ बहुत बड़े बड़े करे हैं, और जैसा मैंने इनके साथ देखा कि जितनी रेंज ये क्लेम करते हैं उसकी 75% मिलती है। अगर 300 किलोमीटर रेंज अगर क्लेम कर रहे हैं तो अगर 200 किलोमीटर भी अगर मिल जाए
तो उसमें क्या बात रहेगी। तो वैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा। इवन मेरे कुछ प्लान्स ओला को टेस्ट करने का और है, क्योंकि अब देखा तो टाइम बदल चुका है, इसकी सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन कई सारी चीज़ आ चुकी है। तो मैंने भी इनकी जो रोडस्टर प्रो गाड़ी है ना उसको बुक कर रखा है, लेकिन इस बार मैंने ना उसे अपने नाम से बुक नहीं करा। मैं ये चाहता था ये देखना कि ये गाड़ी अगर कोई आम आदमी बुक करे तो उसे डिलीवर होने में कितना टाइम लगता है। गाड़ी मैंने 2023 में बुक करी थी, कह रहे 2026 में आएगी। मेक श्योर देखते हैं वो गाड़ी जब हाथ में आती तब बताएंगे कि उस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। और अगर S1 में अगर कुछ इन्होंने ऑफर निकाला कि S1 को अगर आप रिप्लेस करके एक्सचेंज में अगर S2 या कोई प्रीमियम या सुपीरियर मॉडल अगर लेना चाहें तो वो देखना चाहूंगा कि कंपनी उसके साथ यहाँ पर क्या करती है। इसके साथ सर्विस को लेके देखा जाए तो हाँ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसे ही रहा था, लेकिन हाँ मेरे नोन में एक रिलेटिव है जिनके पास S1 एयर हो, उसका भी हमने वीडियो बनाया था। और उस S1 एयर का अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो में तो नंबर प्लेट छुपा दी थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि ओला कंपनी को पता चल जाए कि मेरे नोन में ये S1 जो गाड़ी है ना ये किसी के पास है, यानी कि S1 एयर है, और ये देखना चाहता था कि उनको सर्विस कैसे मिलती है। तो रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ महीने पहले एक बार उनकी गाड़ी डेड हो गई थी, लेकिन एक दिन के बाद कंपनी वाले उनके घर आए और उन्होंने उनकी गाड़ी को यहाँ पे चालू कर दिया था। तो वो एक इशू आया था, और आगे का इशू आया था उनके हैंडल के साथ कि हैंडल वाइब्रेट करने लगा था, वो इशू भी इनका जल्दी रिजॉल्व हो गया था। तो देखा तो सर्विस के अंदर भी कंपनी ने काफी इंप्रूव किया। हालांकि मैं गारंटी नहीं ले सकता कि पैन इंडिया सर्विस कैसी होगी, कुछ जगह लोगों को अच्छी सर्विस मिली है, मेरा कुछ लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, किसी को अच्छी मिली है। सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खराब एक्सपीरियंस मिलता है, तो हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। मेरा देखा तो नॉर्मल सा एक एवरेज एक्सपीरियंस है। मैंने कोई ऐसी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, नहीं बिल्कुल ही लो रखी थी। मैं बस देखना चाहता था कैसा रहता है, और जैसा किसी नॉर्मल 2 व्हीलर का सर्विस एक्सपीरियंस रहता है, चाहे एक्टिवा ले ले या किसी और का ले ले, सिमिलर वैसा ही है। मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि देखा जाए तो गाड़ियों का ढेर मैंने बजाज की शोरूम पर भी देखा है, होंडा वालों की दुकान पर भी देखा है, टीवीएस के सर्विस सेंटर पर भी मैंने iQube कई सारी लाइन से लगी हुई देखी है, तो उसमें कोई चीज़ नहीं है। तो यार ये कई सारी चीज़ें रहती है। देखते हैं कंपनी आगे चल के किस तरीके से इंप्रूव करती है। प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ठीक था उस जमाने के हिसाब से, आज के हिसाब से भी उसकी परफॉर्मेंस और रेंज आज के कई सारे स्कूटर से भी कई ज़्यादा आगे निकल जाती है, तो ये देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। बस बात है कि जो फ्यूचर में जो प्रोडक्ट आएंगे तो वो देख के मेरे लिए कि वो किस तरीके से रिवोल्यूशनरी कर सकते हैं। प्रो प्लस मेरे को काफ़ी एक्साइटिंग लगा था, लेकिन मेरे को लगता है कि कंपनी वाले अब इन्होंने प्रॉमिस किया कि हर महीने कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे, तो वो देखते हैं। और ओला के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, कि फर्स्ट बैच के साथ कुछ हाँ दिक्कतें थी और कुछ चीजें पार्ट्स इसके रिप्लेस करवाने पड़े, जैसे MC और कुछ चीजें। लेकिन सब्सिक्वेंट जो बैचेस आए थे, सेकंड बैच थर्ड बैच जब इनके आए थे, तब कई सारे प्रॉब्लम गाड़ी का इंटरनल स्ट्रक्चर में कई बार चेंजेस आ चुके थे, जिस कारण से देखा जाए तो लोगों का एक्सपीरियंस बाद में काफी अच्छा रहा। और जो सर्विस की रिक्वायरमेंट जिन लोगों को ज्यादा पड़ी थी वो फर्स्ट बैच के थे। और हाँ ये वही बैच है जिसमें से कई सारे लोगों ने 200 किलोमीटर रेंज का चैलेंज भी यहाँ पे अचीव किया था, लेकिन मैंने कभी भी 200 किलोमीटर रेंज को लेके यहाँ पे नहीं गया। तो यार ये कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मेरा 3 साल का। इनकी मल्टीपल गाड़ियाँ चलाई है, और मल्टीपल मैंने एथर भी चलाया, सिंपल भी चलाया है, और भी कई सारी देखी है मैंने। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में और ये लोग क्या करते हैं। और अगर गाड़ी के साथ अगर कुछ भी इंसिडेंट या कुछ भी अगर होता है, या इनकी कोई नया प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूँ, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो वगैरह कुछ ना कुछ बनाऊंगा। तो आप उसके लिए भी यहाँ पे स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।